बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर कंसेप्ट ऑफ मोल के बारे में है। अब मोल का जो लफ्ज़ी मतलब है, मोल ढेर को बोलते हैं, ढेर। अब मोल किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है फॉर द क्वांटिटी ऑफ मैटर। याद रखें, आपने किसी चीज़ की क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस निकालनी है, ये ऐसा यूनिट भी है क्वांटिटी का, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? मोल यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है जी, ये है क्या? आप कहते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ ए सब्सटेंस। अगर इसको हम एक्सप्रेस कर दें किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी? मोल कहलाता है। मतलब हमारे पास हम चार चीजें आज डिस्कस करेंगे। एक एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे, एक मॉलिक्यूलर मास, फिर फार्मूला मास और फिर आयनिक मास ऑफ ए सब्सटेंस। अगर इसको हम एक्सप्रेस कर दें ग्राम के अंदर, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी? मोल कहलाता है। याद रखें, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। और हम कहते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो क्या है जी? वो ये फार्मूला है कि आप मास को मोलर मास पे क्या कर दें? डिवाइड। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए, आप कहते हैं 5 ग्राम ऑफ कार्बन, ये हमारे पास एक चीज है। अब ये जो 5 ग्राम है ये मास ऑफ द एलिमेंट होगा, जबकि कार्बन की जो मोलर मास है वो 12 होगी। तो आप 5/12 कर देंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा नंबर ऑफ मोल्स। यानी मास को आप किस पे डिवाइड कर दें? उसकी मोलर मास पे। और आखिर में हम मोल को जो यूनिट है वो है MOL। ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है कि आप इसका यूनिट का हम यूज करते हैं MOL। अब याद रखिए बेटे, जो हमारे पास सब्सटेंस है इसमें क्या क्या आ जाता है जी? अब जरा सुन लो, ये आपके पास एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, इसके अंदर क्या आ सकता है? इसके अंदर जो एलिमेंट है ये भी सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है ये भी सब्सटेंस है, आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है ये भी सब्सटेंस है, जबकि आपके पास जो आयनिक स्पीशीज होती है ये भी एक सब्सटेंस है। यानी हमारे पास ये सिचुएशन है कि सब्सटेंस क्या है? ये एलिमेंट भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकता है, ये आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है और ये आयनिक स्पीशीज भी हो सकता है। अब इसको डिस्कस करने से पहले यहां पर गौर कीजिएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर ये बात आपको समझ आ गई। आप कहते हैं जी आपके पास एक लफ्ज होता है एलिमेंट, ये है जी आपके पास एलिमेंट। याद रखें, जो एलिमेंट है ये किससे मिलकर बना है जी? एटम से मिलकर बना होता है। मतलब मैं कहता हूं आपके पास क्या है जी? आपके पास ये एक कोई मैंने एलिमेंट ले लिया, ये हमारे पास सपोज आयरन है, Fe है, तो ये किससे मिलकर बना होगा? ये बना होगा इन एटम से मिलके। यानी जो एलिमेंट है ये मिलकर बना होता है किससे? एटम से। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज होता है, जो दूसरी टर्म हम यूज करते हैं वो कंपाउंड की यूज करते हैं। अब कंपाउंड आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहां आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें तो ज्यादा बेहतर है। आप एक कंपाउंड ले लें तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मसलन मैं ये बात कर लेता हूं कि आपके पास ये मैंने कोई कंटेनर लेके गिलास ले लिया, इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया H2O, दैट इज H2O। अब ये क्या है? ये आपके पास एक कंपाउंड हो गया, या ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी। अब ये किससे मिलकर बना होता है जी? ये कंपाउंड ये बना होता है मॉलिक्यूल से मिलकर। यानी एलिमेंट एटम से मिलकर बनता है और ये किससे बनता है जी? कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास एक होता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। अब
अब आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बनता है जी, हम कहते हैं इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फार्मूला यूनिट। ये हमारे पास है फार्मूला यूनिट। अब क्या होता है आयनिक कंपाउंड, जैसे मैंने कह दिया ये आपके पास NaCl है, तो ये डिफरेंट फार्मूला यूनिट से मिलकर बनता है। मतलब NaCl का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फार्मूला यूनिट। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक आयनिक स्पीशीज होती है जो कि आयंस से मिलकर बनती है। या आपके पास आयंस हैं जी। आयंस कैसे आपने पढ़े होंगे, ये कैटाइन भी हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं। वैसे हम ये कह देते हैं कि जैसे ये आपके पास वाटर है, ये आप इसे आयनाइज करो तो ये बन गया H पॉजिटिव और क्या बन जाता है OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव बेसिकली क्या कहलाएगी, ये एक आयनिक स्पीशीज कहलाएगी। तो ये हमारे पास OH क्या हो गया, ये हमारे पास होगी आयनिक स्पीशीज। तो अब हमारे पास चार टर्म हमने यूज कर ली। एलिमेंट के लिए हम एटम, एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है। कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। इस तरह आयनिक कंपाउंड किससे मिलता है जी, फार्मूला यूनिट से मिलकर बनता है। और फिर हमारे पास जो आयनिक स्पीशीज है, इसे आप यहां लिख लें, ये आयनिक स्पीशीज है। आयनिक स्पीशीज है, ये मिलकर बनी होती है, किससे बनी होती है, आयन से। तो ये हमारे पास ये बातें आपने चार याद रखनी है। अब नेक्स्ट, अब इसी तरह एक और लाइन जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास एलिमेंट किससे मिलकर बनता है जी, एटम से। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एटॉमिक मैस। ये हो गई हमारे पास एटॉमिक मैस। इसी तरह आपका कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मैस। अच्छा, इस तरह आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, फार्मूला यूनिट से, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फार्मूला यूनिट मैस। फार्मूला मैस यूनिट कर लो या फार्मूला यूनिट मैस कर लो, फार्मूला मैस यूनिट। और इसी तरह से आयनिक स्पीशीज है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आयनिक मैस। तो अब आपके पास जो डेफिनेशन हो गई हमारे पास, वो क्या है, कुल कहता है कि आप क्या करें, आप ये करें कि एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि एटम से मिलकर बना है तो फिर हम एटॉमिक मैस यूज करते हैं। एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, इसको बेटे एक्सप्रेस कर दो सबको किसके अंदर, ग्राम के अंदर, ग्राम्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मोल। एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, फार्मूला mass unit of ionic compound expressed in gram, ionic mass of ionic species expressed in gram। तो ये कुल हमारे पास ये बन जाता है मोल। याद रखें आप इसके लिए, इन सब के लिए एक टर्म यूज करते हैं मोलर मैस। ये 1 मोल के बराबर है, लिहाजा आप इन्हें इसे भी मोलर मैस कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं, इसे भी। लेकिन एटॉमिक मैस को मॉलिक्यूलर मैस आप नहीं कर सकते, इस तरह मॉलिक्यूलर मैस को आप फार्मूला मैस यूनिट नहीं कह सकते। इनके लिए टर्म यूज होती है मोलर मैस। तो आपके पास ये कुल 4 डेफिनेशंस अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट लेते हैं। मैंने कहा था हम इसको 4 अंदाज से पढ़ेंगे, 4 वे से। पहला हमारे पास है मोल ऑफ एन एलिमेंट। अब ये क्या होता है, मैंने कहा था एलिमेंट के लिए जहां लफ्ज एलिमेंट आता है वहां कौन सी टर्म यूज होती है, एटॉमिक मैस। तो एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट आप इसको एक्सप्रेस कर दें किसके अंदर, ग्राम के अंदर, तो ये कहलाता है ग्राम एटम और मोल ऑफ एन एलिमेंट। यहां देखें, मतलब मेरे पास ये एक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब इसकी जो एटॉमिक मैस है वो कितनी है जी, 1.008। इसको मैंने किस में एक्सप्रेस किया हुआ है, ग्राम के अंदर एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ग्राम एटम, या फिर सिंपली हम कहते हैं मोल ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरह कार्बन को देख लें, ये एलिमेंट है, ये 12 जो है इसकी क्या है जी, एटॉमिक मैस है। इसको मैंने किस में एक्सप्रेस किया हुआ है, ग्राम के अंदर। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ग्राम एटम, या फिर क्या कहलाएगा, मोल ऑफ कार्बन। अच्छा, एक चीज यहां समझ लें कि ये आपके पास कार्बन है, अगर ये 12 AMU है तो याद रखें ये सिर्फ एक एटम ऑफ कार्बन होगा, ये उसकी मैस होगी। लेकिन अगर आपके पास ये आप लिख देते हैं 12 ग्राम के अंदर,
तो फिर याद रखें ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ये माइंड में रखेंगे कि ये 1 एटम के लिए होती है और ये हमारे पास मोल के लिए होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसका है जी फार्मूला। अब फार्मूला देख लें, ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, ग्राम एटम की जगह आप मोल ऑफ एन एलिमेंट लिख सकते हैं। वो क्या फार्मूला अभी पहले भी समझाया था कि मैस ऑफ एलिमेंट को रख दो ऊपर और एटॉमिक मैस पे आप क्या कर दो, इसके डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास निकल आएगा मोल ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरह नेक्स्ट दूसरी हमारे पास था मोल ऑफ ए सब्सटेंस या मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो फिर हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि उसके लिए हमने कौन सी टर्म यूज की थी, मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस उसको आप एक्सप्रेस कर दें किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, तो ये कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूल या मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ये ग्राम मॉलिक्यूल की वो डेफिनेशन भी पूछता है। अब यहां देख ले, मैंने कहा आपके पास ये वाटर है, इसकी जो मॉलिक्यूलर मैस है वो कितनी होती है, 18 ग्राम होती है। ये 18 ग्राम है। आप 18 को किससे रिप्रेजेंट कर दें, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो ये लफ्ज बनता है ग्राम मॉलिक्यूल या मोल ऑफ वाटर। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, H2SO4, इसकी 98 होती है, इसे आप ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ये हमारे पास क्या बनती है, ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम मोल ऑफ H2SO4। अब इसका फार्मूला अगर हम देख लें मोल ऑफ ए सब्सटेंस का, तो यहां देखें, यस आपने ये चेंज करना है, ये जो ग्राम एटम है इसकी जगह आपने लफ्ज लिख लेना है ग्राम मॉलिक्यूल। यहां आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल और एलिमेंट की जगह आप यूज कर लेंगे मॉलिक्यूलर, क्या यूज कर लेंगे, यहां सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड यूज कर सकते हैं। तो यहां मैस ऑफ ए सब्सटेंस और नीचे एटॉमिक मैस नहीं, इसके लिए क्योंकि टर्म आप यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मैस, ये तो फिर यहां आ जाएगी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब तीसरा जो है वो हमारे पास होता है मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, मैंने कहा आयनिक कंपाउंड के लिए आप क्या यूज करते हैं, फार्मूला मैस यूज करते हैं। अब फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको आप किस में जाहिर कर दें, ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर दें, शो कर दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है सिंपल ग्राम फार्मूला या मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। मसला ये देख लें, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का ये फार्मूला है NaCl, तो इसकी जो फार्मूला मैस बनती है वो 58.5 है। इसको मैंने किस में जाहिर किया हुआ है, ग्राम के अंदर जाहिर किया हुआ है, तो ये कहलाता है ग्राम फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, या इसे हम सिंपल एक कह सकते हैं मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसी तरह Na2CO3 है, इसका जो बनता है हमारे पास फार्मूला मैस वो 106 है। तो इसको अगर आप एक्सप्रेस कर दें ग्राम के अंदर तो ये बेटे आपके पास बन गया ग्राम फार्मूला ऑफ Na2CO3 या मोल ऑफ Na2CO3। इस तरह इसका फार्मूला। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर आपने ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, पहले आपने एलिमेंट लिखा था, फिर आपने सब्सटेंस लिख लिया, अब आपने क्या लिख लिया, आयनिक कंपाउंड। अब इसमें क्या करें, वही बात, फार्मूला वही रहेगा मैस ऑफ, बस ये लफ्ज चेंज हो जाएगा, यहां एलिमेंट की जगह पहले सब्सटेंस, एलिमेंट आएगा फिर सब्सटेंस, अब आ जाएगा आयनिक कंपाउंड। तो यहां पहले एटॉमिक मैस थी, फिर मॉलिक्यूलर मैस आई, और अब क्या आ जाएगी, फार्मूला मैस। तो ये आ जाएगा, अगर आपने ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड को ऊपर और फार्मूला मैस पे क्या कर देंगे, डिवाइड। लास्ट पर है जी मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज। ये क्या है जी, आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज। मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि आयनिक स्पीशीज है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आयनिक मैस यूज करते हैं या फार्मूला मैस भी यूज कर सकते हैं। आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज, आप इसको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर दें तो ये कहलाता है बेटे ग्राम आयन या मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज। मसलन एग्जांपल देख लें, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो OH है ये हमारे पास क्या है, एक आयनिक स्पीशीज है। ये है जी, इसकी जो फार्मूला मैस है या आयनिक मैस है वो 17 है। कैसे, ऑक्सीजन 16 और 1 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 17। इसको बेटे एक्सप्रेस कर दो किसमें, ग्राम के अंदर, तो ये बनता है ग्राम आयन या फिर आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज या मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज। इस तरह SO4 का देख लें तो यहां पर क्या है जी, इसका बनता है जी 96 ग्राम। आप इसे ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दें तो ये भी कहलाता है ग्राम आयन और मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज। अब इसका फार्मूला वो कैसे लिखना है जी, मोल्स ऑफ आयनिक स्पीशीज कैसे निकालते हैं, वही बात, मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज, इसको ऊपर रखे
ग्राफ में ज़ाहिर करें और इसके फार्मूला मैथ पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास निकल आएगा मोल्स ऑफ आयनिक स्पीशीज। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ मोल के बारे में।